हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निकेत स्टूड। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी रिटर्न की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की क्या लिमिट्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जब जीएसटी नंबर आ जाता है तो जीएसटी नंबर आने के बाद हम लोग कौन कौन से मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, वो उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा एक रिटर्न होता है GSTR-1। GSTR-1 पहली चीज समझते हैं GSTR-1 क्या होता है। GSTR-1 मतलब होता है सेल। हमें पूरी मंथ की सेल अपडेट करनी होती है, ठीक है। मतलब जो भी हमारा 1 तारीख से लेकर 30 से 31 तारीख तक पूरा सेल जा रही है, पूरी की पूरी सेल हमें GSTR-1 में फाइल करनी पड़ती है। हर बंदा सिर्फ सेल अपडेट करता है, यानी GSTR-1 ही फाइल करता है, ठीक है। तो ये हमारे हर महीने 11th डे यानी कि 11 तारीख तक हमें GSTR-1 फाइल करना पड़ता है। ये इसकी लास्ट डेट है। अगर 11 तारीख के बाद करते हैं तो भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 11 तारीख के बाद फाइल करते हैं तो जिसको भी हम सेल कर रहे हैं उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। अब आता है आईटीसी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं। मतलब जो भी परचेज करते हैं उसका जो टैक्स देते हैं वो हमारी आईटीसी होती है। अब अगर हम सेल कर रहे हैं तो अगले के लिए तो परचेज है, तो अगले के लिए वो होगी आईटीसी। तो अगर हम लोग 11 तारीख के बाद अपडेट करते हैं तो अगले को आईटीसी नहीं मिलेगी, इस मंथ नहीं मिलेगी, अगले मंथ में मिलेगी। लेकिन अब अगर हमने फीड ही नहीं किया है तो ना इस मंथ मिलेगी ना आगे कभी मिलेगी। तो GSTR-1 में हमें 11 तारीख तक करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है GSTR-1 में? GSTR-1 में जो हम लोग जब फीड करते हैं तो यहाँ पे हमें डिटेल्स भरनी पड़ती है। एक तो हमारे पास आती है B2B और एक B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि हमारे पास भी GST नंबर है, अगले के पास भी GST नंबर है। तो जब बिजनेस टू बिजनेस होता है उसे B2B कहते हैं, ठीक है। मींस कि आप जो भी दोनों में GST नंबर है उसके जो भी बिल काटे गए हैं, मान लीजिए कि पूरे महीने में 10 बिल काटे गए हैं, तो ये 10 बिल यानी कि पूरा उनका GST नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू, कॉन्टेक्ट टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्स आ रहा है, पूरी डिटेल हमें B2B में डालनी पड़ेगी और 10 बार डालनी पड़ेगी, यानी B2B। हाँ, अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि टेली अकाउंटिंग, तो वहां पे भी हम लोग इसका बिलिटी पास करते हैं, वहां पे डाटा अपलोड कर सकते हैं हम लोग। और B2C क्या है? मान लीजिए B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई फोन लेने गए, लैपटॉप लेने गए, कुछ लेने गए, तो हम लोग का तो GST नंबर है नहीं, तो हम लोग ने जो परचेज किया तो वो है B2C। तो अब हमने अगर ऐसे को हमने सेल किया है तो डायरेक्ट कस्टमर, तो B2C, ठीक है। अब मान लीजिए हमने पूरे मंथ में 40 बिल काटे ऐसे, अब वहां पे अगले GST नंबर तो है नहीं, तो 40 बिल में यहाँ पे हमें 40 बार फीड नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एक बार टोटल 40 बार पे टोटल जितना भी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है प्लस उसका जो भी CGST, SGST या फिर IGST जो भी है आ रहा है, तो वो हम लोग को सिर्फ एक ही बार हमें डालना होता है B2C में, और B2B में हमें पूरी फीड करना पड़ता है। तो ये हमारा हो गया B2B। ये अगर हम B2C, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हमें ये फीडिंग हमें GST पोर्टल नहीं करनी पड़ती, वहां पे हमें JSON फाइल अपलोड करनी पड़ती है। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हमें JSON फाइल बन जाती है, उसको अपलोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाता है। एक तो हो गया ये। उसके अलावा क्या होता है, JSON में अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 6A की टेबल होती है, उसे हमें करना पड़ता है। इसमें हम लोग क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होते हैं, तो उसका लिए भी अलग से होता है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट अलग होता है, डेबिट कोड भी होता है, नहीं क्रेडिट नोट डेबिट नोट एक साथ होता है। तो ये भी हम लोग करते हैं। इसके अलावा जैसे B2C स्मॉल भी होता है, लार्ज होता है, ये भी हम लोग करते हैं। तो मोटा मोटा GSTR में जिस भी तरीके से सेल हो रही है, अगर एग्जाम सेल हो रही है तो एग्जाम में भी इसमें ऑप्शन आता है, एग्जाम डाल देते हैं। यानी कि पूरा हम जो भी सेल कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, लार्ज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, जो भी है सब उसमें ऑप्शन होता है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसमें हम लोग बस हमें डालना होता है, डाल के हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा GSTR-1 कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा मंथली फाइल होता है और क्वार्टरली भी फाइल होता है। क्वार्टरली भी हम लोग चाहें क्वार्टरली भी कर सकते हैं, यानी कि चाहे तो मंथली चाहे तो क्वार्टरली। बस क्वार्टरली में क्या होगा, हमें 3 महीने का डाटा एक साथ करना पड़ेगा, इसमें मंथली करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ है, अगर हो चुका है, तब हमें मंथली हमें ये स्कीम नहीं मिल सकती। तब हम तो हमें
मंथली ही करना पड़ेगा, क्वार्टरली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली में वो ऑप्शन खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा 1.5 करोड़ टर्नओवर हो गया सेल, तो हमारा रिटर्न जो है वो मंथली ही फाइल होगा, वो क्वार्टरली फाइल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 1.5 करोड़ के अंदर एक काम है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, चाहे मंथली फाइल करें चाहे क्वार्टरली फाइल करें। तो अगर मोटा मोटा अगर ये बिल के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अगर ज्यादा बिल खट रहे हैं तो मंथली बेस्ट रहेगा, कम बिल खट रहे हैं तो क्वार्टरली बेस्ट रहेगा। पता चला 20 25 30 बिल खट रहे हैं तो अगर हम 3 महीने में करेंगे तो 60 70 बिल एक साथ करना पड़ेगा, तो मंथली भी बेस्ट है। ठीक है, तो अब एक तो हो गया हमारा ये। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे मंथ के बाद हम लोग 3B रिटर्न फाइल करते हैं। ये हर मंथ के 20 तारीख तक फाइल करना होता है, यानी कि 20 तारीख तक हम, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें जो भी हम रिटर्न फाइल करते हैं वो ऑटोमेटिक इसमें अपडेट हो जाता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो भी हमने परचेज किया होता है वो परचेज करते हैं तो उसकी आईटीसी भी इसमें शो करने लगती है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो भी हमने फाइल किया वो भी हमारा आगे कि टोटल हमने कितना सेल किया है, उसमें कितना टैक्स है, और जो भी हमने परचेज किया था वो भी ऑटोमेटिक इसी रिपोर्ट में शो करने लगता है। बस हमें ये देखना होता है कि भाई अगर हमारा सेल का टैक्स ज्यादा है हमारे पास और आईटीसी कम है तो हमें टैक्स जमा करना पड़ेगा, यानी जो पेमेंट करना होगा उसी में चालान का ऑप्शन आता है, चालान जमा करते हैं उसको सबमिट कर देते हैं। और अगर हमारा आईटीसी ज्यादा है तो हमें उसको ऑफसेट करना पड़ता है, तो ऑफसेट करने के बाद हमारा ये 3B रिटर्न फाइल हो जाता है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि 3B रिटर्न में अगर हम 20 तारीख के बाद फाइल करते हैं तो हमें पर डे का हमें लेट फीस देना पड़ता है। नील का होता है तो पर डे का हमारा आता है 20 रुपए, अगर हमारा परचेज सेल है तो 50 रुपए, और इसकी भी अब लिमिट एक हो चुकी है कि 500, जैसे कि अगर नील का है 500 से ऊपर नहीं जाएगी, केप लग गया है। और अगर ट्रेन कुछ परचेज सेल होता है तो हमारा फिर 2000 रुपए। लेकिन ये पहले मतलब जब स्टार्टिंग में 17 18 20 अभी भी कुछ एक साल पहले तक इसमें केप नहीं लगी थी, इसमें मतलब ये अनलिमिटेड होता था पर डे के अकॉर्डिंग। और सेकंड मंथ आया तो सेकंड मंथ की अलग से लगती थी लेट फीस, लेकिन अब लग गया है केप, तो अब ये फाइल करना पड़ता है। ये बिल्कुल सेम ही कहानी है कि इसको भी हम मंथली भी करेंगे, मतलब ये दोनों चीजें साथ ही होती हैं, मंथली या क्वार्टरली। अगर 1.5 करोड़ के अंदर है तो हमारे पास ऑप्शन है, अगर 1.5 करोड़ ऊपर है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें दोनों ही चीजें मंथली करनी पड़ेगी, और अगर अंदर है तो दोनों ऑप्शन है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया GSTR 1 और 3B। लेकिन ये है रेगुलर स्कीम के लिए, यानी कि अगर हम रेगुलर स्कीम में आते हैं तो, क्योंकि जब हम लोग GST अप्लाई करते हैं तो GST अप्लाई करते समय ये भी ऑप्शन आता है कि आप किस स्कीम में जाना चाहते हैं। स्कीम भी होती है ना, जब GST अप्लाई करते हैं रेगुलर स्कीम चलती है, कंपोजिशन स्कीम चलती है, 2 स्कीम्स हैं इस समय। तो ये है रेगुलर स्कीम। इसके अलावा एक आती है हमारी कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में भी हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं। वो क्या होता है, कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, ये हमारा क्वार्टरली, इसमें हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। एक चीज और, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन ये हमें इसमें वही कंडीशन है कि अगर 1.5 करोड़ के अंदर है तभी हम कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अगर हमारे 1.5 करोड़ के ऊपर, 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से ऊपर हैं तो हम कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकते, हमें रेगुलर स्कीम में ही जाना पड़ेगा। तो ये भी एक कंडीशन है। अगर अंदर है तो हम लोग चाहें तो कंपोजिशन स्कीम कर सकते हैं। कंपोजिशन में हमें क्या होता है कि मंथली रिटर्न फाइल ही नहीं होते हैं, इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है और रिटर्न का नाम होता है काउंट 08, और ये हमारा क्वार्टरली ही फाइल होता है हर महीने की 18 डे। सिंगल होता है, इसमें हम लोग अपना जो भी सेल होता है टोटल सेल शो करते हैं और उसका हमें टैक्स जमा करना पड़ता है। इसमें आईटीसी नहीं मिलती है, आईटीसी नॉट अवेलेबल। क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आईटीसी नॉट लेबल क्यों अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे परचेज करते समय जो भी हमने टैक्स जमा किया तो जमा कर दिया, ठीक है, लेकिन जो हमने सेल किया तो परचेज से कोई लेना देना नहीं है। सेल जो भी करेंगे उस सेल का हमें 1%, 2%, 5% अभी बताना है कि कब कब। ये हमें टोटल सेल, मान लीजिए आपने 5 लाख का सेल किया तो 5 लाख का 1% आ रहा है 5,000 रुपए, ये हमें जमा करना है। यानी कि कुल मिला के जो भी हम सेल कर रहे हैं हमें उसका ही टैक्स जमा करना पड़ेगा बस। तो ये उनके लिए, जैसे कि मान लीजिए कि किराना स्टोर वाले में उनको बहुत सारे आइटम्स होते हैं, 500 1000 आइटम मान लीजिए, वो लोग कहाँ कैलकुलेट कर पाएंगे, तो उनके लिए फिर ये कंपोजिशन स्कीम बेस्ट होती है। लेकिन अगर बिजनेस 1.5 करोड़ के ऊपर चला गया
तब तो भाई वो करना ही पड़ेगा। जैसे कि भाई बहुत सारे जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब चीजें देखते हैं आप, तो वो जहाँ पे टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर होता ही होता है, जहाँ होगा तो वहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे टोटल जो भी सेल है, अब यहाँ पे हमने बताया जैसे आपको 1%, 2%, 5%, तो 1% आपका होता है ट्रेडिंग के लिए, यानी कि सिंपल जो भी आप खरीद बेच रहे हैं। तो 2% आएगा मैन्युफैक्चरिंग, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है आपकी तो आपका आएगा 2%, और ये 5% आपका आता है सर्विस। सर्विस क्या? होटल, होटल मतलब होटल में भी रेस्टोरेंट। पहली चीज तो एक चीज आपको और हम यहाँ पे बता दें कि सर्विस में सिर्फ होटल रेस्टोरेंट ही आएंगे, बाकी सर्विस में अगर कोई भी बंदा सर्विस का है तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा, उसमें सीधा 18% टैक्स लगेगा और उसको रेगुलर स्कीम में ही आना पड़ेगा। उसको रेगुलर स्कीम वो क्या नाम है कंपोजिशन स्कीम ले ही नहीं सकता है, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले। क्योंकि वहां पे क्या होता है भैया, मान लीजिए कि आप पिज्जा ऑर्डर किया, आपने थाली ऑर्डर किया, कि जो भी ऑर्डर किया, वहां पे दाल चावल या फिर पिज्जा में जो आइटम लगे, आटा लगा, मैदा लगा, मैदा लगा, ऑयल लगा, बहुत सारे आपका क्या नाम गैस लगी, वहां पे नहीं कैलकुलेशन हो पाएगा कि भाई इसको हमने दिया 1 प्लेट, उसमें कितना लग गया, कितनी गैस लग गई, कितना हमारा क्या बोलते हैं शुगर लग गया, साड़ लग गया, ऑयल लग गया, नहीं कैलकुलेट हो सकता है। तो वहां पे क्या है गवर्नमेंट की, भाई सीधी सी बात है, आप जो भी करिए, आप भी जाइएगा, आपके पास देखिएगा, अगर कभी भी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पे बिल मिलता है, तो देखिएगा आपके पास जो बिल आएगा उसको 5% आपके सामने लिखा होगा जीएसटी। तो यही है, आपको टोटल 5% ये लोग करते हैं कलेक्ट, और उसको टैक्स को जीएसटी में जमा कर देते हैं। तो ये है हमारी कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो अब 2 स्कीम है, डेवलप कंपोजिशन, इसमें कैसे क्या होता है ये हमने आपको बता दिया है। तो ये था हमारा रिटर्न। ठीक है, अब हम आने वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्लस हम लोग रिटर्न वगैरह प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, वो भी आपको आने वाले टाइम में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।